गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू जीएस बाय नीरज सर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी का बेटा अब तो कल ही पेपर है, लेखपाल का पेपर है। मैं मानता हूँ आप लोग अच्छी तैयारी के साथ अपने अपने परीक्षा केंद्रों के पास पहुँच चुके होंगे। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि 8085 में आप सिलेक्शन लेने के लिए ही मेहनत किए हैं। आप लोग बिल्कुल प्योर कैंडिडेट्स हैं, उसमें कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो तुक्का मार के यहाँ पे पहुँचा है। तो इसमें जो लोग भी शार्ट लिस्टेड हुए हैं वो लोग जो है निश्चित रूप से अच्छी तैयारी के साथ ही होंगे। बेटा हमारी तरफ से अशेष शुभकामनाएं हैं। मैं मानता हूँ आप लोग बहुत बेटर तैयारी कर चुके हैं, लेकिन हमारी तरफ से भी आपको कुछ डाटा दिया जाए। और मैं मानता हूँ कि अगर ये जो है 15-16 मिनट का या 20 मिनट का वीडियो होगा और इसमें जो है अगर आपसे 10 से 20 क्वेश्चंस फंस जाए तो ये बड़ी बात होती है। मैं मानता हूँ पक्का यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। जो भी डाटा आपको दिया जा रहा है सोच समझ के दिया जा रहा है, लेखपाल के सिलेबस को ध्यान में रखते दिया जा रहा है। साइंस भी समाहित किया गया है, हिस्ट्री भी समाहित किया गया है, हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी भी समाहित किया गया है, ज्योग्राफी के साथ साथ यूपी स्पेशल भी समाहित किया गया है, और 1-2 चैप्टर जो है हिंदी के भी समाहित किए गए हैं। तो पक्का 10 से 15 क्वेश्चंस यहाँ मिलेगा आपको, मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस भी हो सकता है। जीएस का पोर्शन आप जानते होंगे, ग्राम समाज और ग्राम विकास के साथ साथ जीएस भी आता है। तो ग्राम समाज ग्राम विकास 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 क्वेश्चंस आपका जीएस आएगा। तो इस 50 नंबर में लगभग आपको 10 से 15 नंबर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। पहला टॉपिक लिया गया है भौतिकी के अनुप्रयोग। बेटा बहुत पूछा जाता है कौन सी क्रिया, कौन सा सिद्धांत किससे जो है प्रेरित है, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो इसे आपको देखना होगा। जैसे आप देखते होंगे दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे तो गाड़ी में ब्रेक लगाने पे यात्री आगे झुक जाते हैं। आप बस में बैठे होंगे, अगर लगाया जाता है तो जो है यात्री आगे झुक जाते हैं। तो उस पर क्या प्रभाव होता है? न्यूटन का प्रथम नियम लगता है, जिसे हम लोग जड़त्व के नियम से भी जानते हैं, इसे हम लोग गैलीलियो के नियम से भी जानते हैं। गैलीलियो का प्रथम नियम हमें बल का परिभाषा भी देता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम कहे या जड़त्व का नियम कहे या गैलीलियो का नियम कहे या जड़त्व का नियम कहे या फिर बल का परिभाषा कहे, मूल रूप से यही होता है। बल का परिभाषा यही है बेटा, ठीक। तो ये पहला प्रयोग हो गया। दूसरा होता है दरी को हम लोग अगर कंबल से डंडे से पीटते हैं तो देखते होंगे उसमें बहुत सारे धूल कण बाहर निकल जाते हैं। तो कंबल या दरी को डंडे से पीटने पे धूल के कण बाहर आ जाते हैं। ये प्रयोग किस पे आधारित है? न्यूटन के प्रथम नियम पे या फिर जड़त्व के नियम पे आधारित है। तीसरा दैनिक जीवन में प्रयोग होता है कि पेड़ की टहनियों को हिलाने पर फल का टूटना। आप देखते होंगे पेड़ पे चढ़ जाओ, इस टाइम आम का सीजन चल रहा है, आप पेड़ की टहनियों पे चढ़ेंगे, थोड़ा सा झकझोर देंगे, निश्चित रूप से पेड़ नीचे जितने भी फल लगे हुए हैं पके हुए फल नीचे आ जाते हैं। तो ये भी न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम या फिर बल का नियम से जो है हो पाता है। ऐसी जो है घटनाएं इसी क्रम पे हो पाती हैं। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कैच लेते वक्त हाथ का पीछे खींचना। आप देखते होंगे क्रिकेट जो लोग खेलते हैं उन्हें पता है, गेंद आती है, जब वो कैच लेते हैं, गेंद को पकड़ते हैं तो पकड़ते वक्त हाथ पीछे की ओर थोड़ा सा चला जाता है, अपने आप ही खिंच जाता है। तो ये किस नियम के आधारित होता है? बेटा ये साइंस का न्यूटन का द्वितीय नियम कहलाता है, जिसे हम लोग बल के नियम के नाम से भी जानते हैं। कराटे खिलाड़ी द्वारा ईंट को तोड़ना। आप देखते होंगे कराटे खिलाड़ी लेते हैं, ये दोनों साइडों में ईंट रखा, इस साइड में बिना ईंट रखा, इस पे जो है फोकस करते हैं और मूल रूप से ईंट टूट जाती है। तो ये काम किसका है? ये न्यूटन के द्वितीय नियम के कारण ऐसा संभव हो पाता है। दैनिक जीवन में आप प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट कहा गया रॉकेट का उड़ना। रॉकेट का उड़ना बेटा न्यूटन का तृतीय नियम है, जिसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। मनुष्य पानी पे तैरता कैसे है, रॉकेट कैसे उड़ता है, पक्षी हवा में कैसे उड़ता है, बंदूक का पीछे झटका मारना। आप जानते होंगे जो लोग बंदूक से गोली दागते हैं उन्हें पता होगा बंदूक पहले आगे से पीछे की तरफ झटका मारती है बहुत तेज़ से। तो बंदूक का पीछे झटका मारना, मनुष्य का पृथ्वी पे चलना, ये सारा डाटा जो है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से आधारित है या फिर न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे काम करता है। डाटा याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चंस खूब पूछे गए हैं। अगला पॉइंट आता है रॉकेट प्रणोदन। रॉकेट प्रणोदन किस सिस्टम पे काम करता है बेटा? तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पे फॉलो करता है और मूल रूप से इसी पे काम करता है। अगला दैनिक जीवन में प्रयोग आप कर सकते हैं बल्ले द्वारा क्रिकेट की गेंद का प्रहार कर गेंद को दूर भेजना। बेटा बल्ले के द्वारा आप देखते होंगे गेंद को लंबा शॉट मारते हैं, चाहे छिक जाए या चौवा जाए या फिर 2 रन जाए, कुछ भी जाए, कुल मिलाकर के ऐसा प्रहार बल का आवेग के द्वारा हो पाता है। तो बल का जो है आवेग इस पे काम करता है, इसका दैनिक जीवन में प्रयोग आप करते हैं। हथौड़े से कील को ठोकना। हथौड़ा आप उठाए, एक कील को, नुकीली कील है, लगा दी, उस पर जो है एक फोर्स देंगे, बल का आवेग हो जाएगा, कील जो है नीचे तक धंस जाएगी। तो ऐसा काम यहाँ पे हो पाता है। आगे पॉइंट कहा जाता है मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है।
या चल पाता है। तो बेटा मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है या चल पाता है, किस कारण? तो ये घर्षण बल के कारण हो पाता है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण हो पाता है। ये दैनिक जीवन के अनुप्रयोग हैं। पक्का एक क्वेश्चन तो यहाँ पूछा ही जाएगा, चाहे आप एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, पुलिस, यूपीएसआई किसी भी तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन पक्का आता है। तो ये दैनिक जीवन के अनुप्रयोग जरूर पूछे जाते हैं। सभी दैनिक जीवन के अनुप्रयोग आपको एक साथ हम पढ़ा दे रहे हैं। आगे, इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर घूमना, या फिर पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, या फिर साइकिल सवार का मोड़ पे अंदर की ओर झुकना। आप देखते होंगे इस टाइप से जो है मोड़ बनाए जाते हैं। तो मोड़ को अंदर की तरफ इस टाइप से झुका के, थोड़ी सी सड़क देख ही रहे होंगे, अंदर की ओर थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, सड़क उठावदार रहता है, उत्तलाकार रहता है। इसलिए रहता है बेटा कि वो अभिकेंद्रीय बल के कारण जो है बैलेंस बना रहे और वहाँ दुर्घटनाएं ना हो। तो ये सारे काम मूल रूप से इसलिए किए जाते हैं अभिकेंद्रीय बल के कारण। चाहे वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा हो, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना हो, साइकिल सवार मोड़ पे वक्त जो है अंदर की ओर झुकता हो, या फिर मोड़ पर रेल की पटरी के बीच जो है बिछाया जाना। ये सारा डाटा जो है अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। दैनिक जीवन में आप प्रयोग देख सकते हैं। आगे, दूध से क्रीम निकालना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था ये। दूध से क्रीम निकालना अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, ठीक है। तो अपकेंद्रीय बल है दूध से क्रीम निकालना। ड्राई क्लीनर, कपड़ा साफ करने में, वॉशिंग मशीन में, मौत के कुएं में, अपकेंद्रीय पंप शोषक में मूल रूप से कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। चक्रीय झूला होता है, उसमें भी कौन सा बल लगता है बेटा? तो वहाँ पे भी अपकेंद्रीय बल ही काम करता है। आगे, दरवाजे का हैंडल कब्जे से दूर लगाना। बेटा दरवाजे का हैंडल कब्जे से दूर लगाया जाता है, बलाघूर्ण के कारण होता है। ऐसा जो है प्रयोग बलाघूर्ण के कारण ही किया जाता है। हैंडपंप का हत्था लंबा होना, जिससे जो है कम बल में अच्छा काम हो पाए। पेचकस का हथौड़ा चौड़ा बनाना, पेचकस का हथौड़ा भी बलाघूर्ण के कारण ही चौड़ा बनाया जाता है कि पकड़ने में आसानी हो और जो है हल्का सा जो है फोर्स करके आप काम चला सकते हैं। कुम्हार की चाक को घुमाने में लगे लकड़ी के फंसे को गड्ढा को जो है चाक की परिधि से दूर रखना। जैसे ये होता है परिधि, यहाँ कहीं गड्ढा बनाया जाएगा, यहाँ उसका सेंटर होगा, तो परिधि के थोड़ा सा ये पास ही होता है गड्ढा, ऐसे पकड़ के घुमा दिया जाता है तो ये जो है घूमता रहता है। ये सब प्रयोग किस कारण होते हैं? बल आघूर्ण के कारण होते हैं। क्वेश्चंस पूछा गया बेटा दरवाजे का लंबा कब्जा हो या फिर लकड़ी फांस का गड्ढा हो, ये दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं, याद रखना है। आगे, ताले की चाबी खोलना या चाबी वाली घड़ी को चाबी देना, ये सब काम किस कारण होता है बेटा? बल युग्म के कारण होता है। जब लिफ्ट एक त्वरण से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। किस कारण होता है? गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए जो है उसका भार बढ़ा हुआ दिखाई देता है जब एक त्वरण से ऊपर जाती है, ठीक। आगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पे काम करती है? हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पे काम करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पे कार्य करती है बेटा? तो ये पास्कल के नियम को फॉलो करते हैं। पास्कल के नियम पे हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक काम करते हैं। आगे, लोहे के जहाज का पानी में तैरना। लोहे का जहाज पानी में क्यों तैरता है बेटा? आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण तैरता है। हो सकता है यही क्वेश्चन सुबह छपा मिले आपको। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आया कि सुई का पानी पे तैरना किस कारण हो पाता है ऐसा संभव बेटा? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कपूर का पानी पे नाचना, कपूर लीजिए, ग्लास में डाल दीजिए, पानी भर दीजिए, आराम से वो नाचता रहेगा, आप देखेंगे डूबेगा नहीं। गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कीड़ों का पानी सतह पे चलना, तो कीड़े पानी की सतह पे चल जाते हैं, कैसे? पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंद का गोलाकार होना बेटा पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा संभव है। पानी के बाहर निकलने पे सेविंग ब्रश का बाल जो है आपस में चिपका दिखाई देता है, तो वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। साबुन के घोल का बुलबुला बड़े बड़े बनना, वो भी मूल रूप से पृष्ठ तनाव के कारण ही संभव हो पाता है। तो साबुन के घोल का बुलबुला बड़ा बड़ा बनता है, ये किस कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है ब्लॉटिंग पेपर का स्याही सोख लेना। ब्लॉटिंग पेपर का स्याही सोखना केशिकत्व बेटा, केशिकत्व के कारण ऐसा संभव हो पाता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, आप देखते होंगे, नीचे बोतल में रखा जाता है तेल और मूल रूप से यहाँ पे बत्ती डाल दी जाती है और यहाँ पे जो है एक ढक्कन लगा दिया जाता है। इस बत्ती से हरदम देखते होंगे आप जलता रहता है। किस कारण हो पाता है? केशिकत्व के कारण हो पाता है, क्योंकि पतली पतली जो इसमें रेसाएँ होती हैं उससे तेल ऊपर चढ़ता रहता है। केशिका मतलब होता है पतली नलियों के थ्रू ऊपर आना, ये काम है। पतली पतली केशिकाएँ, पतली पतली नली, जिससे जो है नीचे से ऊपर तक का डाटा आता जाता रहे, वही वाला काम है केशिकत्व का।
पेड़ पौधों में पानी और लवण का चढ़ना, स्याही वाले पेन से लिखना, घड़े में पानी ठंडा बना रखना, वर्षा की बाद खेत जो है किसान जुताई कर देता है, तो ये सब किस कारण करता है? वर्षा के बाद खेत किसान इसलिए जुताई कर देता है कि केशकत की नलियाँ टूट जाएं, जिससे उसकी नमी बरकरार रखे। तो ये सब काम जो है केशकत के कारण ही होता है। ये दैनिक जीवन के प्रयोग हैं, याद रखना है। आगे, बेंटू मीटर यानी द्रव प्रवाह की गति, आंधी आने पे टीन की सेट उड़ना, टेनिस क्रिकेट की बॉल का गोगली बनाना यानी स्विमिंग कराना, और जो है हेलीकॉप्टर का उड़ना, ये सब किस सिद्धांत पे काम करता है? तो चाहे बेटा हेलीकॉप्टर उड़ाओ, चाहे आंधी आए तो किसी का टीन का छत उड़ जाए, ये सब काम बर्नौली प्रमेय में ही होता है। बर्नौली प्रमेय या फिर मैग्नेस प्रभाव, जिसे हम लोग बर्नौली प्रमेय के नाम से जानते हैं, दैनिक जीवन के प्रयोग हैं। आगे बात करते हैं गहरे समुद्र का शांत होना किस कारण होता है? बर्नौली प्रमेय। एरोप्लेन में ड्रेनों की निश्चित आकार से फुहारे पे पिंक बॉल टिक जाए, ऐसा काम बर्नौली प्रमेय में ही हो पाता है। पहाड़ों पे खाना देर से पकना वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाए, या फिर आप देखते होंगे अक्सर जो है ऐसा काम होता है। तो वायुमंडलीय दाब अगर कम हो जाता है तो ऐसा कारनामा हो जाता है, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। नाक से खून निकलना, ऐसा जो है घटनाएं वायुमंडलीय दाब के कारण ही हो पाती हैं। पुल पार करते वक्त सैनिकों का कदम ताल ना करना। अगर बेटा आप पुल पार कर रहे हैं, सैनिक आप देखते होंगे वहाँ पे कदम ताल फॉलो नहीं करवाया जाता, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो, या फिर जो है एयरफोर्स हो। किसी भी पुलों पे जो है ऐसा काम नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर अनुनाद की घटना हो जाएगी तो पुल टूट जाएगा, पुल टूट जाएगा तो जो है दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए पुल पार करते वक्त सैनिकों का कदम ताल नहीं करवाया जाता है, अनुनाद हो जाता है। रेडियो पे विभिन्न स्टेशनों को सुनना, ये भी मूल रूप से विभिन्न स्टेशन एक साथ दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, तो ये अनुनाद के कारण ही हो पाता है। आप लोग हाई स्कूल इंटर पढ़े होंगे, वहाँ पे ये सारे दैनिक जीवन के प्रयोग आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, अच्छे से आपने इसका उदाहरण भी देखा होगा। फिलहाल आप इंटर की तैयारी में है तो निश्चित रूप से यहाँ से एक क्वेश्चंस बनेगा, उसका एक रिवीजन आपको बनता ही है। और जीएस की फैकल्टी होने के कारण आपको ऐसा भी कारनामा करवाया जाए जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छा नंबर ला सकें और 8085 फतेह कर सकें। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विभिन्न प्रकार की छाँवों का बनना, पिंक होल कैमरे से उल्टा चित्र बनना, ये सब काम किसका रहा है बेटा? तो ये प्रकाश के सरल रेखीय गमन के कारण ऐसा संभव हो पाता है। आसमान का नीला दिखाई पड़ना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, प्रकीर्णन के कारण ऐसा हो पाता है। समुद्र का नीला दिखाई देना रमन प्रभाव के कारण हो पाता है। तारों का टिपटिपाना जो है अपवर्तन होता है, याद रखना है, अपवर्तन। लोहे की राड का पानी में तिरछा दिखाई देना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देना, पानी की बाल्टी में तली जो है ऊपर उठा दिखाई देना, ये सब अपवर्तन के कारण है, अपवर्तन याद रखना है। मृग मरीच का पूर्ण आंतरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, मृग मरीच का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देती है। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। प्रकाशीय तंतु जो है ऑप्टिकल फाइबर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। पानी में बड़ी परखनली का चमकना और कांच का जो है चटका हुआ भाग ज़्यादा चमकना, जहाँ पे ज़्यादातर डाटा दिखाई दे, जहाँ पे ज़्यादा चमकाव दिखाई दे, वो पूर्ण आंतरिक यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR होता है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा यही प्रयोग पूछा जाता है। इंद्रधनुष की अगर बात करते हैं बेटा, इंद्रधनुष पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे भी काम करता है, अपवर्तन पे भी काम करता है, और जो है वर्ण विक्षेपण पे भी ये काम करता है। आगे, जल की सतह पर फैली केरोसिन तेल की परत का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, ये सब काम किस कारण होता है बेटा? तो व्यतिकरण के कारण होता है, याद रखना है। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना व्यतिकरण है, और साबुन का बुलबुला बड़ा बनना तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक, दोनों में अंतर है, दोनों को अच्छे से समझिएगा, बारीकों को समझिएगा। विभिन्न क्रांतियां हैं, क्रांतियां पक्का बेटा छपेंगी, ये क्वेश्चंस तो पक्का आएगा, चाहे वो हरित क्रांति पूछ ले खाद्यान्न उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, या फिर नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है, कोई एक क्रांति तो पूछी ही जाएगी। गुलाबी क्रांति की अगर बात करते हैं झींगा मछली उत्पादन से है, पीली क्रांति की अगर बात करते हैं तिलहन उत्पादन से है, लाल क्रांति की अगर बात करते हैं बेटा मांस टमाटर उत्पादन से लाल क्रांति का संबंध है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से होता है बेटा, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से होता है, सुनहरी क्रांति जो है फल उत्पादन, जिसे हम लोग बागवानी या फिर शहद उत्पादन से भी जोड़ देते हैं। अच्छा, इंद्रधनुषी क्रांति किस कारण जानी जाती है? तो कृषि संबंधी क्रांति है, और नवीन नीति के तहत सभी उत्पादों को जो है वृद्धि प्रदान करें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद जो है उपजाऊ बनाया जाए, इसलिए इंद्रधनुषी क्रांति चलाई जाती है। भूरी क्रांति का संबंध है गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन, जिसमें हम लोग उर्वरक को बढ़ावा देते हैं, और भूरी क्रांति इसीलिए चलाई जाती है। कृष्ण क्रांति की अगर बात करते हैं बेटा, खनिज तेलों का आत्मनिर्भरता हेतु प्रयोग जो है कृष्ण क्रांति लाया गया है। अमृत क्रांति की अगर बात करते हैं, आप जानते होंगे अमृत क्रांति नदी जोड़ परियोजना से जुड़ा हुआ है, नदियों को आपस में जोड़ने के साथ साथ बाढ़ को कम करना और जो है ज़्यादा
कृषि योग्य भूमि को जो है हम लोग जल प्रदान करें, इसलिए जो है अमृत क्रांति स्टार्ट की जाती है। अगला, सदाबहार हरित क्रांति या फिर द्वितीय हरित क्रांति किसे कहा जाता है बेटा? तो कृषि उत्पादकों को दोगुना करना सदाबहार जो है हरित क्रांति का मुख्य मोटो है। बादामी क्रांति याद रखना है बेटा। बादामी क्रांति किस लिए किया गया है? तो मसालों के उत्पादन में निर्यात में वृद्धि कर दिया जाए, इसलिए बादामी क्रांति स्टार्ट किया गया है। अच्छा, कुछ डाटा और आपको याद रखना होगा, जैसे मसालों का घर किसे कहा जाता है बेटा? मसालों का घर केरला है, भारत में स्थित है। मसालों की राजा काली मिर्च को कहा जाता है मसालों का राजा। मसालों की रानी इलायची होती है। फलों का राजा आम होता है। फलों की रानी जो है लीची होती है। याद रखना है, फलों की रानी लीची है, मसालों की रानी इलायची है। मसालों का राजा काली मिर्च है, फलों का राजा आम है। अच्छा, मसालों का घर कौन सा है? केरला, भारत में स्थित है। तो ये भी डाटा आपको याद रखना होगा, अगर जो है अक्सर वनडे एंट्रेंस में देखने को मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण पालन है जिसमें देखेंगे एपीकल्चर में क्या किया जाता है बेटा? मधुमक्खी पालन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन होता है। ये सीधे पूछेगा। जैसे पिसीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है बेटा? तो पिसीकल्चर में हम लोग जो है मछली पालन को बढ़ावा देते हैं। हार्टिकल्चर में फल उत्पादन को दिया जाता है। विटिकल्चर में अंगूर उत्पादन को दिया जाता है। फ्लोरिकल्चर में फूल उत्पादन को दिया जाता है। फ्लोरिकल्चर फूल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। सिल्वीकल्चर की अगर बात करते हैं, वन संरक्षण एवं संवर्धन वन की का प्रयोग मूल रूप से सिल्वीकल्चर में किया जाता है। ओलेरीकल्चर की अगर बात करते हैं, सब्जी उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए ओलेरीकल्चर का प्रयोग किया जाता है। आगे, और बोरलीकल्चर का प्रयोग कहाँ किया जाता है बेटा? सजाने हेतु विशाल प्रकार के जो है वृक्षों और झाड़ियों को कृषि की जाए। जैसे आप देखते होंगे अक्सर सभी के घरों में या घरों के बाहर जो है छोटे छोटे पेड़ लगाए जाते हैं जो सजावटों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो उसे हम लोग और बोरलीकल्चर कहा जाता है। मेरीकल्चर की अगर बात करते हैं, समुद्री जीवों का उत्पादन अगर बढ़ाया जाए तो उसे हम लोग मेरीकल्चर के नाम से जानते हैं, उसका अध्ययन मेरीकल्चर कहलाता है। हार्सिकल्चर की अगर बात करते हैं बेटा, हार्स माने होता है घोड़ा, तो हार्सिकल्चर जो है घोड़ा या खच्चरों का पालन कहलाता है। वर्मी कल्चर बहुत बार पूछा गया बेटा, केंचुआ पालन किया जाना जाता है। वर्मी कल्चर जो है केंचुआ, और केंचुआ आप जानते हैं किसानों का मित्र भी कहलाता है। आगे, मोरी कल्चर की बात करते हैं। मोरी कल्चर में बेटा रेशम कीट हित शहतूत की कृषि की जाती है। मोरी कल्चर में शहतूत की कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोरी कल्चर का प्रयोग किया जाता है। मोरी कल्चर शब्द उसी के लिए है। ओलबिली कल्चर क्या होता है बेटा? ये जैतून की कृषि के लिए जाना जाने वाला शब्द है, याद रखना है। विजीकल्चर क्या होता है बेटा? आदिम मानव द्वारा की गई आदिम कृषि को हम लोग विजीकल्चर के नाम से जानते हैं। हाइड्रोपोनिक्स की अगर बात करते हैं, क्या है बेटा? मृदा विहीन पादप संवर्धन मूल रूप से हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, जिसमें पौधों को पानी में ही उगा लिया जाए, वही है हाइड्रोपोनिक्स। अगर एरोपोनिक्स शब्द आ जाए बेटा, तो एरोपोनिक्स के लिए पौधों को हवा में उगाया जाए, वो है एरोपोनिक्स, जबकि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? पौधे को पानी में उगा लिया जाए, तो वो है हाइड्रोपोनिक्स। तो ये सारे डाटाज आपको याद रखने होंगे, साइंस से ही रिलेटेड हैं, लेकिन जो है अक्सर कन्फ्यूज़ करते हैं। अब कुछ नाम आपको और याद रखने होंगे, जैसे प्रतिजैविक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा है। विषाणु विज्ञान को स्टैनले ने खोदा है। जीवाश्म की जनक कौन कहलाते हैं बेटा? लियोनार्डो दा विंसी कहलाते हैं। मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी इन्होंने। जीवाश्म की जनक लियोनार्डो दा विंसी ही हैं। ब्रायोलॉजी की अगर बात करते हैं बेटा, हेडविंग हैं, भारतीय जनक हैं, आर.एस. कश्यप। और जेरेंटोलॉजी की अगर बात करते हैं, जेरेंटोलॉजी को जो है कोरेन चेस्पिकी के द्वारा जो है लॉन्च किया जाता है, इसके जनक वही हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों की अगर बात करते हैं, थॉमस एडिसन ने किया है। और जैव प्रौद्योगिकी की अगर बात करते हैं, पालवर्ग के द्वारा किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर बात करते हैं, एलेक्स जेफरी और भारतीय जनक हैं लालजी सिंह जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं। एलेक्स जेफरी विश्व लेवल पे। वन महोत्सव के जनक याद रखना है बेटा, पक्का क्वेश्चन छप सकता है। वन महोत्सव के.एम. मुंशी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। हरित क्रांति के जनक आप जानते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। हरित क्रांति के भारतीय जनक कौन होते हैं? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन होते हैं। श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है बेटा? ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी हैं, याद रखना है, विश्व लेवल पे ही पूछा जाता है। आगे जो महत्वपूर्ण नाम देखेंगे वो हिंदी से जुड़ा हुआ है, जैसे जीभ का पर्यायवाची क्या है? तो बेटा जिह्वा, याद रखना है, शब्द देख लीजिए, जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका, चंचला। उही माने होता है उरग माने होता है सांप। तो सरीसृप, पावनास, सर्प, नाग, भुजंग और पनंग। भुजंग और पनंग बहुत बार पूछा गया है बेटा, याद रखना है। अहि का पर्यायवाची होता है, यानी सर्प का पर्यायवाची होता है। नौसर्गिक की बात करते हैं तो नौसर्गिक का पर्यायवाची होगा प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक। प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक किसके पर्यायवाची हैं? नौसर्गिक के पर्यायवाची हैं। हाथ की बात करते हैं, हाथ का जो पर्यायवाची है हस्ती,
पहाड़ी, कर और बाहु मूल रूप से हाथ के पर्यायवाची बताए जाते हैं। सूर्य का पर्यायवाची छप सकता है बेटा दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश। आदित्य पूछा जा सकता है, क्वेश्चन से याद रखना है, सूर्य का पर्यायवाची है। चांदनी की बात करते हैं बेटा, चांदनी, चांदनी का पर्यायवाची क्या होता है? चांदनी। तो चंद्रातप, चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रमिरीच, अमृत रांगणी और चांदनी मूल रूप से चांदनी के पर्यायवाची हैं। तो अमृत रांगणी भी मूल रूप से चांदनी का पर्यायवाची होता है। चंद्रातप भी चांदनी का ही पर्यायवाची है। अगला नाम आता है भारती का। भारती मतलब होता है सरस्वती जी का, स्टार लगा लीजिएगा बेटा, हो सकता है गिरा या फिर निधात्री पूछ लिया जाए। गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा, वीणा, पाणी, भारती, महाश्वेता, इला। इला बहुत बार पूछा गया बेटा। इला, वागीश और ब्राह्मी किसके पर्यायवाची हैं? तो वागीश, ब्राह्मी, इला, महाश्वेता, पद्मपाणी, स्वरी, वीणा, पाणी, भारती, वागेश्वरी, शारदा, निधात्री, गिरा मूल रूप से सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। याद रखना है, डाटा बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, हो सकता है सुबह आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए। जनार्दन, जनार्दन को हम लोग विश्वंभर के नाम से जानते हैं, नारायण के नाम से जानते हैं। अच्युत्यम केशवम आप जानते होंगे, अच्युत्य भी जनार्दन का ही पर्यायवाची है। चक्रपाणी, मुकुंद, गरुणध्वज, लक्ष्मीपति, जलसई या फिर चतुर्भुज, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? तो ये जनार्दन के हैं, यानी भगवान विष्णु के पर्यायवाची हैं। लक्ष्मीपति के पर्यायवाची हैं, जिसे हम लोग नारायण के नाम से जानते हैं। सत्यनारायण, चक्रपाणी, मुकुंद, लक्ष्मीपति, जलासई, नारायण, विश्वंभर, ये सब नाम जो है जनार्दन के ही पर्यायवाची हैं, याद रखना है। अगला बहुत महत्वपूर्ण आता बेटा, कोई भी परीक्षा हो पक्का छपता ही है क्वेश्चन, समुद्र। समुद्र का पर्याय क्या होता है? पयोधि, जलधि, वारधि, उदधि, सिंधु, पयोनिधि, पयोनिधि, नीर निधि, अब्धि। अब्धि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि समुद्र का ही है, अब्धि भी समुद्र का ही पर्यायवाची है बेटा। जलधाम भी है, वारिस भी है, वारिस भी कई बार पूछा गया है। अर्णव भी है, रत्नाकर भी है, पारावार भी है। पारावार किसका पर्यायवाची है बेटा? पारावार समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। पारावार समुद्र का पर्यायवाची शब्द। तो ये समुद्र के पर्यायवाची हैं, याद रखना है, डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला स्टेप शिव का आता है बेटा। शिव का पर्यायवाची क्या है? तो महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, मदनारी, मदनारी, चंद्रमौली, त्रिपुरारी, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? तो बेटा भगवान भोलेनाथ के हैं, शिव के पर्यायवाची हैं। और भगवान भोलेनाथ का इस टाइम भी चल रहा है, सावन मास चल रहा है, पक्का क्वेश्चंस बन सकता है, याद रखिएगा। लहर शब्द की बात करते हैं, लहर का पर्यायवाची क्या होता है? तो बेटा तरंग होता है, वाची होता है, हिलोर होता है और उर्मी होता है। उर्मी भी किसका पर्यायवाची है? तो उर्मी भी लहर का ही पर्यायवाची शब्द है। अगला पॉइंट आता है प्रशंसा का। प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? शलाघा, शलाघा किसका पर्यायवाची है? प्रशंसा का। स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना, ये प्रशंसा के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे अचल, अचल में पर्वत का आएगा बेटा। अचल में पर्वत का पर्यायवाची है, भूधर का है, महीधर का है, नग का है, आद्र का है। मूल रूप से अचल के पर्यायवाची शब्द हैं। अभिजात्य की बात करते हैं। अभिजात्य, अभिजात्य में कुलीन आता है, श्रेष्ठ आता है, आर्य आता है। तो आर्य, श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात्य के पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। देवता की बात करते हैं बेटा। देवता, देव, शुर, अमर, अजर, विबुध, त्रिदश और भगवान मूल रूप से किसके पर्यायवाची हैं? तो देवता शब्द के पर्यायवाची हैं। पक्का आपको 10 से 12 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल सकता है, एक वीडियो पर्याप्त है। आगे नियति, नियति का होता है प्रारब्ध, होनी, भावी, दैव्य। तो दैव्य, भावी, होनी, प्रारब्ध और नियति मूल रूप से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं नियति के। शिष्ट की बात करते हैं। शिष्ट, शिष्ट में होता है बेटा सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, विनीत और जो है नीतिमान, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो शिष्ट के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बात करते हैं स्तुति की। स्तुति किसका पर्यायवाची बेटा? स्तुति, श्लाघा, पाराहना, गुणगान और प्रशंसा मूल रूप से किसके पर्यायवाची शब्द दिखाई देते हैं? तो ये सब पर्यायवाची शब्द हैं स्तुति के। आप जानते होंगे शिव स्तुति हो या फिर स्तुति मतलब होता है ध्यान करना, तो वही श्लाघा, गुणगान करना, प्रशंसा करना, तो ये होता है स्तुति। आगे वृक्ष की अगर बात करते हैं, वृक्ष का पर्यायवाची होता है तरु, पादप, पेड़, अदम, बिटप और द्रुम। द्रुम बहुत से लोग नहीं जानते हैं। ध्रुव और तरु, तरु और द्रुम दोनों वृक्ष के ही पर्यायवाची शब्द हैं।
अगला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया बेटा कमल का पर्यायवाची शब्द। कमल जलज, सरोज, अब्ज, अब्ज पंकज, तामरस, नलिन, सरसिज, अंबुज और सतदल। सतदल किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची शब्द है, याद रखना है, डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। और कमल के साथ साथ हम लोग आग का भी पर्यायवाची देख ले रहे हैं। जात वेद, हुताशन, कृशाणु, वैश्वानर, दहन, वायुशखा, पावक, अनल किसके पर्यायवाची शब्द हैं बेटा? तो ये आग के पर्यायवाची शब्द हैं, आग के पर्यायवाची शब्द हैं। चंद्रहास की अगर बात करते हैं, चंद्रहास में कृपाण आएगा, तलवार आएगा, असी आएगा, करवाल आएगा और खड्ग आएगा। तो खड्ग, करवाल, असी, तलवार, कृपाण किसके पर्यायवाची हैं बेटा? तो चंद्रहास के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे आशय का आता है बेटा, तो आशय में सारांश आएगा, अर्थ आएगा, अभिप्राय आएगा, तात्पर्य आएगा और मतलब आएगा। किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये आशय के पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं। आगे फल की बात करते हैं। फल में आता है बेटा परिणाम, परिणाम, नतीजा, अंजाम। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये फल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला नाम आता है सुंदर का। सुंदर का बेटा होता है चारु, चारु मतलब होता है सुंदर। ललित, रम्य, रमणीय, मनोहर, सुहावना और जो है रुचिर। रुचिर, रुचिर किसका पर्यायवाची है? सुंदर का, चारु का, रम्य का, रमणीय का, मनोहर का, सुहावना का। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं सुंदर के, याद रखना है। शशांक की बात करते हैं। शशांक होता है चांद का, चंद्र का, शशि का, निशाकर का, कमला नाथ का, सोम का, विधु का, दुराज का, रांकापति का या फिर तारकेश्वर का। किसका पर्यायवाची है शशांक? तारकेश्वर का, चंद्र का, शशि का, सोम का, विधु का, दुराज का, रांकापति का। मूल रूप से शशांक ही पर्यायवाची हैं, याद रखना है। आगे गेह, गेह माने होता है निकेतन, गेह माने होता है निकेतन, भवन, सदन, आगर, आयत, आवास, निलय, धाम, ग्रह। ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? गेह के पर्यायवाची शब्द हैं। पक्का एक क्वेश्चन आपको पर्यायवाची से भी मिलेगा। यमुना की बात करते हैं बेटा। कृष्णा, सूर्य सुता, अकर्जा, सूर्य तनया, कालिंदी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द है, याद रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे कुछ कमीशन के बारे में, यानी थोड़ी सी हिस्ट्री भी देख लेते हैं। जैसे हंटर कमीशन कब आता है? तो बेटा हंटर कमीशन 1882 में आता है। वर्धा कमीशन कब आता है? 1937 में आता है। यूनिवर्सिटी एक्ट कब आता है? 1904 में आता है। राधा कृष्णन कमीशन कब आता है बेटा? 1948 में आता है। हो सकता है मिलान करने को दे दे, हो सकता है सीधे क्वेश्चन ही पूछ ले, याद रखना होगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? तो टीपू सुल्तान के साथ साथ लॉर्ड कार्नवालिस आता है और उसी के साथ जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। आगे राज्य अपहरण नीति किसने लागू की थी? बेटा आहरण लिखा है, ये अपहरण होता है, राज्य को सीधे सीधे हड़प लेना। तो अपहरण करना लॉर्ड डलहौजी लगाता है, डलहौजी अपहरण करने का काम करता है। आगे लॉर्ड रिपन किस कारण अधिक जाना जाता है? तो स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है, इसीलिए जो है रिपन थोड़ा सा फेमस हो जाता है। आगे बंगाल का अस्थाई मालगुजारी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो बंगाल में अस्थाई मालगुजारी जो बंदोबस्त व्यवस्था है वो कार्नवालिस के द्वारा स्टार्ट की जाती है। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किस वायसराय के शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम पारित हुआ? तो पहला कारखाना अधिनियम जो है लॉर्ड रिपन के काल में ही इस्टेब्लिश होता है, पारित होता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रिम कौन कहलाता है? बेटा स्थानीय स्वशासन को इस्टेब्लिश करने का काम लॉर्ड रिपन का रहा है। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली को समाप्त किया? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का काम वारेन हेस्टिंग का रहा है। डाटा बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, हिस्ट्री की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाएं कोई भी हो आएंगी जरूर, ठीक है। आगे राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का काम किसका था? बेटा राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया हार्डिंग द्वितीय ने। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कलकत्ता से दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को बनाता है। आगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग ही पहला गवर्नर जनरल है। नाम याद रखना है बेटा, डाटा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो बेटा डाक व्यवस्था शुरू करने का काम जो है पहला ब्रिटिश है वो डलहौजी है, जिसने जो है राज्य हड़प नीति भी लागू की थी। तो ये काम डाक व्यवस्था भी शुरू करता है और राज्य हड़पना भी चाहता है, डलहौजी ही करता है, याद रखना है।
अच्छा, यूपी स्पेशल की अगर बात करते हैं बेटा, तो ये यूपी स्पेशल है। यहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। जैसे यूपी में मंडलों की संख्या 18, जनपद हैं 75, तहसील हैं 351, नगर निगम है बेटा 17, नगर समूह हैं 915 और सामुदायिक विकास खंड है 826। याद रखना है, सामुदायिक विकास खंडों की संख्या 826 है। न्याय पंचायतों की संख्या 8135 है और जो है ग्राम पंचायत पूछा गया डाटा है 2021 अपडेटेड है 58,176 जो है ग्राम पंचायत हैं। याद रखना है। अच्छा, कुल मिलाकर के आबादी वाले ग्राम किससे हैं, यानी ग्राम आबाद्य वाले कितने हैं, तो बेटा 97,814 है। याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कल आपको पेपर में देखने को मिले। कुल ग्रामों की अगर बात करते हैं बेटा, तो 1,06,774 ग्राम उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। नगर पंचायत की अगर बात करते हैं बेटा, 439 नगर पंचायत हैं 2017 की अपडेट में। 2022 अपडेट अगर लिया जाएगा तो संख्याएं बढ़ जाएंगी, लेकिन 2017 अपडेटेड है कि 439 नगर पंचायत हैं उत्तर प्रदेश में। नगर पालिका परिषद की बात करते हैं बेटा, 198 है। राज्य निर्वाचन आयोग 2017 में डाटा देता है, उसमें 198 बताया गया है। अच्छा, नदियों के किनारे स्थित हैं उत्तर प्रदेश के कुछ खास शहर। जैसे इलाहाबाद की बात करते हैं, इसे प्रयागराज नाम दिया गया है। गंगा यमुना और जो है सरस्वती कहा जाता है, ये अंतः सलीला है और गंगा यमुना माना जाता है, इलाहाबाद में पाई जाते हैं। आगरा किस नदी के किनारे है, यमुना की है। लखनऊ क्या है, गोमती नदी के किनारे है। कानपुर क्या है, गंगा नदी के किनारे है। वाराणसी क्या है बेटा, गंगा नदी के किनारे है। गोरखपुर किस नदी के किनारे है, तो राप्ती नदी के किनारे है। याद रखना है। गाजीपुर को कहाँ बताया गया है, गंगा नदी के किनारे बताया गया है। कौशाम्बी की बात करते हैं बेटा, यमुना नदी के किनारे है। याद रखना है, कौशाम्बी यमुना नदी में है। मुरादाबाद जो है रामगंगा नदी के किनारे है, जबकि फर्रुखाबाद जिसे हम फतेहगढ़ के नाम से जानते हैं, फर्रुखाबाद या फिर फतेहगढ़ भी गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। इटावा सैफई इटावा वाला ये यमुना नदी के किनारे स्थित है बेटा। याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। और सुल्तानपुर भी गोमती नदी के किनारे स्थित होता है, इसे भी याद रखना होगा। हमीरपुर की बात करते हैं बेटा, यमुना नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। वृंदावन आप जानते हैं यमुना नदी के किनारे स्थित है। मथुरा भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। कन्नौज आप जानते होंगे इत्र नगरी कहलाती है और कन्नौज मूल रूप से गंगा नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या बहुत फेमस है, सरयू नदी के किनारे स्थित है, जबकि बरेली जो है रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे भी याद रखना होगा। अच्छा, यूपी के सीमावर्ती राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं और इससे संलग्न जिले हैं। जैसे मध्य प्रदेश से कौन कौन सा राज्य जो है या कौन कौन सा जिला सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश से बनाता है आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट, बांदा, मिर्ज़ापुर। बांदा के बाद मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद और सोनभद्र। ये मध्य प्रदेश यानी मामा की नगरी से जो है सीमाएँ बनाते हैं राज्य। याद रखना है, ये ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। जिलों की संख्या कितनी है, 75 है। छत्तीसगढ़ से कौन सा जिला जो है बनाता है, तो सोनभद्र बनाता है। झारखंड से सोनभद्र बनाता है। बिहार से सोनभद्र बनाता है। तो बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने का काम, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश से सीमा बनाने का काम किसका रहा है बेटा, तो सोनभद्र का ही रहा है। तो 4 राज्यों के साथ एक साथ सीमा बनाता है सोनभद्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। बिहार में क्या क्या आता है, सोनभद्र, गाजीपुर, चंदौली, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज मूल रूप से किससे बनाते हैं, तो बिहार से बनाते हैं सीमा। उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं बेटा, इससे कौन बनाता है, तो मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर और सहारनपुर मूल रूप से उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड आपका पहले जो है इसी में हुआ करता था, लेकिन जो है उत्तराखंड काट करके नया राज्य बनाया गया। वर्तमान में वहाँ पे मुख्यमंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिएगा बेटा, अगली बार भी वही थे, धामी साहब, ठीक है, तो उनका नाम, पूरा नाम बता दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं बेटा, सहारनपुर जो है हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की बात करते हैं तो गाजियाबाद, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर मूल रूप से किससे सीमा बनाते हैं, तो ये दिल्ली से सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद हैं, याद रखना है। हरियाणा की बात करते हैं, मनोहर लाल खट्टर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और हरियाणा से सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के, तो मेरठ है, गाजियाबाद है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है और सहारनपुर है। तो ये नाम हरियाणा से जुड़ा हुआ है। हमारी अशेष शुभकामनाएं हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने यहाँ से सेलेक्ट हों, किसी भी वनडे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हों। निश्चित रूप से आप सिलेक्शन लेंगे, उसमें कोई डाउट्स नहीं है, बस ईमानदारी के साथ बेटा तैयारी करते रहिएगा। राजस्थान की बात करते हैं बेटा, तो मथुरा और आगरा जो है ये दोनों जनपद मूल रूप से राजस्थान से अपना जो है सीमा बना रहे हैं। आगे नेपाल की बात करते हैं। नेपाल में क्या आता है बेटा, क्या आया है ये, राजस्थान, मथुरा, आगरा। राजस्थान के साथ कौन जा रहा है, मथुरा और आगरा। हाँ सही है, राजस्थान के साथ मथुरा और आगरा आ रहा है। फिरोजाबाद उससे थोड़ा सा आगे ही निकल जाता है।
नेपाल की बात करते हैं बेटा, पड़ोसी देश है ये, और नेपाल से क्वेश्चंस बना भी है। कुशीनगर है, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है और पीलीभीत है। तने जो है ज़िले हैं उत्तर प्रदेश को जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। तो पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर इतने ज़िले हैं नेपाल से सीमा बनाने वाले। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ भी देख लेते बेटा, जैसे हिमालय से निकलने वाली जो सी नदियाँ हैं उसमें गंगा, यमुना, शारदा। शारदा को हम लोग काली के नाम से जानते हैं। रामगंगा, घाघरा जिसे हम लोग करनाली के नाम से जानते हैं, राप्ती, गंडक और जो है रोहिणी, ये सब हिमालय से निकलती हैं नदियाँ। मैदानी क्षेत्रों से कौन कौन सी आती हैं बेटा, तो मैदानी में गोमती आती है, वरुणा आती है, सई आती है, पांडव आती है, ईशान आती है। तो ये सारी नदियाँ जो है मूल रूप से मैदानी क्षेत्र से ही निकलती हैं और मैदानी क्षेत्रों से साथ साथ ये किसी नदी में जाकर के मिल जाती हैं, उसकी सहायक नदी बन जाती हैं। दक्षिणी पठारी क्षेत्र से उद्गमित नदियाँ कौन सी हैं बेटा, तो दक्षिणी पठार से आती हैं वो चंबल हैं, बेतवा हैं, केन हैं, सोन हैं, रिहंद हैं, टोंस हैं, कन्हार हैं। ये सारी नदियाँ दक्षिणी पठार से आती हैं और मूल रूप से उत्तर प्रदेश में अपना बहाव रखती हैं, यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत काम करती हैं। उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्रभूमि स्थल कौन कौन से हैं, इसे भी देखने का प्रयास करिएगा बेटा। ऊपरी गंगा नदी, जिसे हम लोग ब्रज घाट से नरोरा तक देखते हैं, और ये 8/11/2005 को जो है घोषणा होती है इसका रामसर स्थल के रूप में। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है बेटा, याद रखना है, और वो है 19/9/2019 को घोषणा होती है इसे रामसर आर्द्रभूमि स्थल के रूप में। सरसई नवार झील जो है इटावा में है, और ये भी 19/9/2019 को घोषणा होता है। सांडी पश्चिम बिहार बहुत बार पूछा गया कहाँ पे है, हरदोई में है, लखनऊ के पास वाला जिला होता है हरदोई। समसपुर पश्चिम बिहार कई बार पूछा गया बेटा, रायबरेली में स्थित है। समान पश्चिम बिहार कहाँ पे है, मैनपुरी में है। पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार कहाँ पे है, गोंडा में है। सूर सरोवर कहाँ पे बेटा, आगरा में है। तो ये सारे पश्चिम बिहार हैं जिसे जो है आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया है, इसलिए डाटा इंपॉर्टेंट है। सब 2019 में ज़्यादा जो है घोषित हुए हैं, इसलिए डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील और ताल, जैसे आप जानते होंगे चितौरा झील बहुत बार पूछा गया। चितौरा झील कहाँ पे है बेटा, बहराइच में है, गोंडा के पास वाला बेल्ट होता है। सोरहा ताल कहाँ पे है, बलिया में है, ये आप जानते होंगे, बागी बलिया वाला बेल्ट होता है, जो है बिहार से सीमा लगता है। समसपुर झील जो है रायबरेली में स्थित है बेटा, ये भी आपको बहुत बार कंफ्यूज किया है। मोती झील की अगर बात करते हैं, कानपुर नगर में स्थित है। फुलहर झील जो है पीलीभीत में है, गोमती नदी फुलहर झीले से निकलती है बेटा। रामगढ़ ताल बहुत बार पूछा गया, रामगढ़ ताल बाबा की नगरी यानी गोरखपुर में स्थित है बेटा, यहाँ पे जो है टेराकोटा का खूब ज़्यादा सामान मिलता है। बेंती और नाइया कहाँ पे हैं बेटा, तो ये कुंडा प्रतापगढ़ में है, और दोनों की दोनों झील हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। बेंती राजघराना इसीलिए बोला जाता है उसे। कुंद्रा समुद्रम या फिर कुंद्रा जो है समुद्र, कुंद्रा समुद्र कहाँ पे है बेटा, तो ये उन्नाव में है। उन्नाव लखनऊ के पास वाला जमथरा वाला बेल्ट होता है, ठीक है। तो कुंद्रा समुद्र वहीं पे स्थित है। बाखिरा झील कहाँ पे है बेटा, बाखिरा झील जो है संत कबीर नगर में स्थित है, उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है संत कबीर नगर, वहाँ पे जो है बाखिरा झील स्थित है। डाटा याद रखना है, हल्के में लेंगे कल कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसलिए नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, एक बार रिविजन अवश्य कर लीजिएगा पेपर देने से पहले। औंधा ताल की अगर बात करते हैं, वाराणसी में स्थित है। राजा का बांध कहाँ स्थित है, सुल्तानपुर में स्थित है। लक्ष्मी का ताल कहाँ स्थित है, झांसी में स्थित है। मदन सागर की अगर बात करते हैं, महोबा में स्थित है। बड़ा ताल गोखुर ताल कहाँ पे स्थित है बेटा, शाहजहाँपुर में स्थित है, शाहजहाँपुर में स्थित है बड़ा ताल। आगे बात करते हैं करेला एवं इतौजा झील कहाँ पे स्थित है बेटा, तो करेला और इतौजा झील जो है ये लखनऊ में ही पाया जाता है। और भोंगताल एवं बिसैथा ताल, तो भोंगताल और बिसैथा ताल मूल रूप से रायबरेली में स्थित है बेटा, रायबरेली। आगे सिरसी जलाशय की अगर बात करते हैं, मिर्ज़ापुर में पाया जाता है बेटा सिरसी जलाशय। और दर्रातगंज, जिसे हम लोग टांडा दरी ताल के नाम से जानते हैं, ये भी मिर्ज़ापुर में ही स्थित है। और जिरगो जलाशय की अगर बात करते हैं, तो जिरगो जलाशय भी मूल रूप से मिर्ज़ापुर में ही पाया जाता है। कोठम, जिसे हम लोग कीठम ताल के नाम से जानते हैं, तो कोठम या कीठम ताल कहाँ पे है, आगरा में स्थित है, आगरा। मोराई ताल की बात करते हैं, मोराई ताल जो है फतेहपुर में स्थित है, फतेहपुर याद रखना है बेटा। लीलौर झील की अगर बात करते हैं, लीलौर झील कहाँ पे स्थित है, तो लीलौर झील जो है बरेली में स्थित है, डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और बल्हापारा कहाँ पे स्थित है बेटा, बल्हापारा क्षेत्र जो है ये कानपुर में स्थित है, एक ताल के रूप में जाना जाता है। बरुआ सागर एवं जो है भसने और बरुआ सागर कहाँ पे है, ये झांसी में स्थित है बेटा। नौह झील कहाँ पे है, ये मथुरा में स्थित होता है। और जो है मानसी गंगा कुंड आप जानते होंगे कहाँ पे है, गोवर्धन वाला बेल्ट होता है और मथुरा में पाया जाता है। राधा एवं श्याम कुंड की अगर बात करते हैं बेटा, ये भी मथुरा में है, गोवर्धन वाला बेल्ट होता है राधा और श्याम कुंड। और दरवन झील कहाँ पाई जाती है, दरवन झील बेटा फैज़ाबाद अयोध्या में पाई जाती है। दरवन झील कहाँ पे है, फैज़ाबाद में।
अच्छा, दाहर झील कहाँ पाई जाती है? दाहर झील भी हरदोई वाला बेल्ट होता है, लखनऊ के पास वाला जिला है हरदोई, वहाँ पे दाहर झील पाई जाती है, जहाँ पे सांडी पक्षी विहार भी पाया जाता है। लोधी और भोजपुर ताल, लोधी और भोजपुर ताल कहाँ पे है बेटा? तो लोधी और भोजपुर ताल जो है ये सुल्तानपुर में स्थित है, याद रखना है। देवरिया ताल नाम है, देवरिया ताल पाया कहाँ जाता है? इत्र की नगरी कन्नौज में। तो देवरिया ताल कहाँ पे स्थित है बेटा? कन्नौज में स्थित है, याद रखना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे पाया जाता है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर मूल रूप से सोनभद्र में पाया जाता है, सोनभद्र राइट आंसर बनेगा। डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं यूपी के जो है खास मेले कहाँ कहाँ लगते हैं, कौन कौन से उत्सव कहाँ लगते हैं। जैसे लखनऊ महोत्सव की बात करते हैं, लखनऊ में लगता है। संकट मोचन संगीत उत्सव कहाँ लगता है? तो ये बाबा की नगरी, काशी बाबा की नगरी यानी वाराणसी में लगता है संकट मोचन संगीत उत्सव। माघ मेला या अर्धकुंभ कहाँ लगता है बेटा? इलाहाबाद, जिसे हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। कैलाश मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। राम बारात कहाँ से निकलती है? आगरा से निकलती है। होलिका उत्सव कहाँ की फेमस है बेटा? होलिका उत्सव मथुरा की फेमस है। और जो है मुड़िया मेला कहाँ लगता है? तो ये भी वृंदावन मथुरा में ही लगता है। जन्माष्टमी मेला मथुरा में लगेगा। लट्ठमार होली बहुत बार पूछा गया है, बरसाना मथुरा में लगती है। लट्ठमार होली, लट्ठमार होली कहाँ पे होती है? बरसाना मथुरा में होती है। बटेश्वर मेला कहाँ पे होता है बेटा? आगरा में। लट्ठमार होली कहाँ पे होती है? लट्ठमार होली आप जानते हैं कहाँ पे होती है बेटा? तो लट्ठमार होली बरसाना मथुरा में होती है, बरसाना मथुरा में होती है। अच्छा, लट्ठमार दिवाली कहाँ पे होती है बेटा? तो महोबा में होती है लट्ठमार दिवाली। आगे बात करते हैं ऊंट मेला। ऊंट मेला बेटा बटेश्वर का है। बटेश्वर कहाँ पाया जाता है? आगरा में। तो ऊंट मेला कहाँ का फेमस है? बटेश्वर, आगरा वाला फेमस है। ताज महोत्सव कहाँ होता है? आगरा में होता है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ होता है बेटा? इलाहाबाद में होता है। गंगा महोत्सव वाराणसी में होता है। परिक्रमा मेला और नैमिषारण जाते हैं तो अयोध्याबाद और जो है फैज़ाबाद में होता है। नैमिषारण सीतापुर में भी परिक्रमा मेला होता रहता है। त्रिवेणी महोत्सव की बात करते हैं, कहाँ होता है बेटा? इलाहाबाद में। हरिदास जयंती उत्सव कहाँ होता है? निधिवन वृंदावन में मूल रूप से हरिदास जयंती मनाया जाता है। सैयद सालार उर्स कहाँ स्थित है? सैयद सालार उर्स बहराइच में स्थित होता है। अच्छा, ढाई घाट मेला कहाँ पे है? शाहजहाँपुर में है। गोला काकुड़नाथ मेला कहाँ लगता है बेटा? खीरी में लगता है। बल सुंदरी मेला कहाँ लगता है? अनूप शहर में लगता है। जबकि रामनवमी मेला कहाँ पे है बेटा? तो रामनवमी मेला अयोध्या में लगाया जाता है। कजली महोत्सव, कजली महोत्सव मूल रूप से महोबा में लगता है बेटा। शाकंभरी देवी मेला बहुत महत्वपूर्ण है। शाकंभरी देवी मेला जो है सहारनपुर में लगता है, स्टार लगा लीजिएगा। गोविंद साहिब मेला मूल रूप से अम्बेडकर नगर में मिलता है। और कैलाश मेला जो है आगरा वाला होता है, सिकंदरा कैलाश में लगाया जाता है। नवरात्रि मेला आगरा में लगता है बेटा। देवी पाटन मेला बलरामपुर के बेल्ट में आता है। देवी पाटन मेला लगता है बलरामपुर में। शिल्प मेला जो है इलाहाबाद में लगता है। देवछठ यानी देवी मेला कहाँ लगता है? तो दाऊजी मथुरा में लगता है। झूला मेला की बात करते हैं तो झूला मेला अयोध्या मथुरा में लगता है। झूला मेला अयोध्या मथुरा में लगता है। द्रुपद मेला कहाँ लगता है बेटा? वृंदावन और वाराणसी में द्रुपद मेला लगाया जाता है। रथ यात्रा मेला कहाँ से निकलता है बेटा? तो रथ यात्रा मेला भी वाराणसी से निकलता है। और नक्कटिया मेला भी मूल रूप से कहाँ निकलता है बेटा? तो चैतनगंज और वाराणसी से मूल रूप से नक्कटिया मेला निकलता है। फाल्गुन मेला कहाँ लगाया जाता है? रामपुर में लगाया जाता है। खीरी झुल्लू कीर्ति मेला कहाँ लगाया जाता है बेटा? बिजनौर में लगाया जाता है। कल की महोत्सव कहाँ होता है? संभल में होता है। सोन महोत्सव कहाँ पे होता है? सोनभद्र में होता है। अच्छा, सैफई महोत्सव कहाँ पे होता है? तो आप जानते हैं इटावा में होता है। जबकि यमुना महोत्सव जो है मथुरा में मनाया जाता है। तो ये हैं कुछ खास मेले। उसके बाद आते हैं बांध के नाम। उत्तर प्रदेश के बांध हैं, जैसे मुसाकहंद बांध कहाँ पे बेटा? कर्मनासा नदी पे है, चंद्रौली जिले में स्थित है। जैसे जारगो की बात करते हैं तो जारगो में है और जो है मिर्ज़ापुर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की बांध की बात करते हैं, बेतवा नदी पे है, झांसी में है, माता टीला बांध के पास है। रामगंगा की बात करते हैं, रामगंगा नदी पे है और धामपुर बिजनौर में स्थित है। आगे बात करते हैं कान्हार की बांध। तो बेटा कान्हार बांध कहाँ पे है? कान्हार नदी में है और दुद्धि सोनभद्र में पाया जाता है। मेजा जलाशय बांध की अगर बात करते हैं, बेलन में है, बेलन नदी है, मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। रामगंगा काठी की बात करते हैं, रामगंगा काठी कहाँ पे है? रामगंगा नदी पे है, बिजनौर में पाया जाता है। अच्छा, मौदहा कहाँ पाया जाता है बेटा? बिरमा नदी पे है और जो है हमीरपुर वाला बेल्ट होता है, वहीं पे मौदहा घाट है, यानी मौदहा का जो है प्रसिद्ध स्थान पाया जाता है। राजघाट की अगर बात करते हैं, राजघाट उत्तर प्रदेश में भी है, बेतवा नदी के ऊपर बंधा हुआ है, बांध है और ललितपुर में पाया जाता है। अर्जुन बांध की बात करते हैं बेटा, अर्जुन नदी पे है और महोबा में पाया जाता है। गोविंद बल्लभ पंत बहुत फेमस है बेटा, रिहंद नदी पे स्थित है और पीपरी, सोनभद्र और सागर बांध पे मूल रूप से ये डाटा पाया जाता है। तो इतना डाटा आपको याद रखना है। हमें उम्मीद है लगभग 10 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। मिनिमम 10 क्वेश्चन तो हमें उम्मीद है कि यहाँ से आएंगे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो जो है आपका साइंस हो, सभी मिला करके यहाँ से इतने क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे।
चलिए आप सभी को एक बार पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप बहुत जल्द जो है लेखपाल के रूप में अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश को दें। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बार पुनः अशेष शुभकामनाएं।